चलिए जी, शुरुआत करी जाए। लेट्स माइक टेस्टिंग रैंक 1 रैंक 2 रैंक 3 फ्रॉम सीटीसी क्लासेस। ओके, यस, मिल रहा है। बहुत ही बढ़िया। चलो, हाँ जी। तो आज की इस क्लास में हम बात करेंगे बिजनेस लॉ से दी कंपनीज एक्ट 2013 के लेक्चर नंबर 3 के बारे में। लेक्चर नंबर 2 तक हमने क्लासेस ऑफ कंपनी का मेजर पोर्शन ऑलरेडी कवर किया, इन डेप्थ इन डिटेल, बहुत शानदार। अब लेक्चर नंबर 3 पर हम क्या बात करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस परस्पेक्टिव से भी कि एग्जामिनेशन में सेक्शन 8 कंपनी विच इज एनपीओ, स्मॉल कंपनी छोटे न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के लिए, फॉरेन कंपनी छोटे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के लिए, निधि कंपनी एंड पीएफआई पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, शॉर्ट में लेक्चर नंबर 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। बताना यही था, क्योंकि अभी इतना कुछ बता रहा हूँ, आपको लगा रहे बाबा ये तो क्या ही बोल रहे हैं। आ जाइए मेरे साथ। चलिए जी, शुरुआत करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम आज लेक्चर नंबर 3 में बात करेंगे इस स्मॉल कंपनी के बारे में। देखिए, स्मॉल कंपनी कौन सी कंपनी है। जब हम स्मॉल कंपनी के बारे में बात करेंगे तो एक लाइन समझनी है, स्मॉल कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी। कौन सी कंपनी है जी? प्राइवेट कंपनी है। हाँ, कुछ बातों का ध्यान रखना है। स्मॉल कंपनी नेवर बी सेक्शन 8 कंपनी, नेवर बी होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी। सर ऐसा क्यों सर? आपको याद होगा, होल्डिंग कंपनी कौन सी कंपनी है? होल्डिंग कंपनी वो कंपनी है जो किसी अदर कंपनी के 50% या उससे ज्यादा के वोटिंग राइट्स, है ना, कैपिटल कंट्रीब्यूशन बोले तो शेयर होल्डर, और तीसरा उसके मैनेजमेंट बोले तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इन्फ्लुएंस को कंट्रोल करती हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसको हमें लेना है, किसको रिमूव करना है, अगर कोई कंपनी ऐसी 50% सिचुएशंस को, वोटिंग पावर्स को, मैनेजमेंट को कंट्रोल कर रही है, तो जो कंपनी कंट्रोल कर रही है वो होल्डिंग है, जिन पर कंट्रोल हो रहा है वो सब्सिडरी है। स्मॉल कंपनी ना सेक्शन 8 कंपनी होगी, ना होल्डिंग होगी, ना सब्सिडरी होगी। आइए जी, आगे बढ़ते हैं। तो स्मॉल कंपनी हम किस बेस पे बोलेंगे कि ये कंपनी स्मॉल कंपनी है? हमने कहा दो चीजें हैं। स्मॉल कंपनी, अगर आप किसी कंपनी को ध्यान से, इन पॉइंट्स को आप भी नोट डाउन करिएगा कॉपी में। अगर हम किसी कंपनी को ये कह रहे हैं कि यार ये जो कंपनी है ये स्मॉल नेचर की है या नहीं, तो उसका बेस क्या है? हमने कहा दो चीजें। पहला, पेड अप शेयर कैपिटल, कितनी शेयर कैपिटल से वो बिजनेस में ऑपरेट कर रही है, और दूसरा उस कंपनी का टर्नओवर, उसका टर्नओवर कितना है। तो अगर हम बात करते हैं स्मॉल कंपनी की, दो बातें दिमाग में रखिएगा। पहला, पेड अप शेयर कैपिटल कितनी? हमने कहा जी 4 करोड़ रुपीस, कम से कम 4 करोड़ रुपए तक। सर टर्नओवर कितना? हमने कहा 10 करोड़ रुपए। तो क्या सर आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर किसी कंपनी की मिनिमम पेडअप कैपिटल या टोटल पेडअप कैपिटल जो है, अगर वो एक्सीड नहीं कर पा रही 4 करोड़ रुपए तक, तो वो एक स्मॉल कंपनी? हमने कहा हाँ, पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। तो दूसरी कंडीशन क्या है? उस कंपनी का जो टर्नओवर है वो 10 करोड़ होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो वो कंपनी किस टाइप की है? स्मॉल कंपनी है। आइए चेक करिए मेरे साथ। स्मॉल कंपनी क्या है? एक प्राइवेट कंपनी है जिसकी पेडअप कैपिटल नॉट मोर देन 4 करोड़, 4 करोड़ या उससे ज़्यादा नहीं हो रही होगी। टर्नओवर 40 करोड़ होगा, दुगना होता है। मैंने कितना लिख दिया? 10 करोड़। रुक जाओ, टर्नओवर को करेक्शन में डालने दो, बस 10 टाइम ज़्यादा है। आ जाइए, इस वाले पॉइंट क्लियर करते हैं। पेडअप कैपिटल 4 करोड़ या हाइयर अमाउंट पर अगर देखें तो वो 10 करोड़ रुपए तक जाएगा, है ना। लेकिन ध्यान रखें 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगला, सर टर्नओवर कितना? सर हमने कहा टर्नओवर नॉट मोर देन 40 करोड़ रुपीस, और अगर इसका मैक्सिमम फिगर देखें तो कितना? हमने कहा सर 100 करोड़ रुपए। ठीक है ना, ध्यान रहेगा क्या सबको? यहाँ पर पॉइंटर भी डाल देते हैं। 4 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक, 40 करोड़ से लेके 100 करोड़ तक। सर याद कैसे करेंगे? ऐसे, 4 करोड़ पेडअप कैपिटल, तो टर्नओवर 40 करोड़, 10 गुना ज़्यादा। अगर पेडअप कैपिटल मैक्सिमम अमाउंट हाइयर एंड पर देखेंगे 10 करोड़, पेडअप कैपिटल तो हमने कहा टर्नओवर 10 गुना ज़्यादा, 100 करोड़। तो ऐसी कोई भी कंपनी किस नेचर की होगी? हमने कहा बड़ा सिंपल है, ऐसी कोई भी कंपनी जो आपकी होगी वो स्मॉल कंपनी होगी। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आ जाइए, ध्यान रखने वाली बात क्या है? स्मॉल कंपनी शुड नॉट बी, क्या नहीं हो सकती? हमने कहा सर सेक्शन 8 कंपनी।
होल्डिंग और अ सब्सिडरी कंपनी, अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट गवर्न बाय एनी स्पेशल एक्ट, नहीं हो सकती। मन में प्रश्न आ सकता है, सर क्यों नहीं हो सकती? हमने कहा बड़ा सिंपल आंसर यार इसका, बिकॉज स्मॉल कंपनी एक अलग कैटेगरी बनाई गई है जस्ट बिकॉज बेस्ड ऑन पेड अप शेयर कैपिटल एंड टर्नओवर। सर इसका ये कहना है कि हम प्राइवेट कंपनी की बात करते हैं तो वो भी स्मॉल कंपनी? हमने कहा नहीं। तो आपने पूछा सर क्यों नहीं? हमने कहा रीजन दिया कि प्राइवेट शेयर कंपनी की बात करिए, कुछ पॉइंटर दिमाग में लाइए। जैसे वहां पे मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल क्या थी? हमने कहा नील। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? 4 करोड़ से 10 करोड़ तक। क्या प्राइवेट कंपनी में कोई टर्नओवर बेस बनाया गया? हमने कहा नहीं। वहां पर तो बोला गया भाई साहब जितना मर्जी धंधा करिए। हाँ, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर बोले गए 2, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर बोले गए 200, 200 गुना ज्यादा। यहाँ पर क्या इस बारे में कोई बात हुई? हमने कहा नहीं हुई। अब यहाँ ध्यान दीजिए, फोकस फोकस फोकस, बड़े प्यार से। यहाँ कुछ अलग लिखा है? नहीं, कुछ अलग नहीं लिखा है। यही बात है जो समराइज्ड फॉर्मेट में थी, यहाँ थोड़ा सा अबव है। आओ देखो, स्मॉल कंपनी क्या है? हमने कहा जी सेक्शन 2 सब सेक्शन 85 के अकॉर्डिंग स्मॉल कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी क्या है? पेड अप शेयर कैपिटल, जिस कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल, बहुत अच्छे से लीजिए, विच डज नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीज। हाँ, ये मैं आपको बता देता हूँ जिससे आपके मन में कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये टॉपिक हमेशा अमेंडमेंट में रहता है, हमेशा। सर अमेंडमेंट क्या है? चेंजेस, अल्ट्रेशन। तो आप जिस अटेम्प्ट में जाने वाले हैं उस अटेम्प्ट के लिए आपको क्या करना है? जब उस अटेम्प्ट का एग्जाम से 30 दिन पहले आरटीपी आएगा, रिवीजन टेस्ट पेपर, उसमें इन वैल्यूज को थोड़ा बहुत चेंज कर दिया जाता है। कई बार नहीं भी होता है, बट मैक्स ऑफ द टाइम होता है। तो सर क्या करें? सर अभी जो डेटा अवेलेबल है वो लिखेंगे। जब आरटीपी आपके अटेम्प्ट में आएगा तो उस आरटीपी के बेसिस पर मैं अमेंडमेंट का एक अलग सेशन लाइव लूंगा। चलिए, पेड अप शेयर कैपिटल जिसकी एक्सीड नहीं करी, देखिए यहाँ पे लिखा है 50 लाख रुपीज, दिख रहा है 50 लाख। यहाँ क्या लिखा था? 4 करोड़ रुपए। तो डिफरेंस आ गया। यही बात ध्यान रखना। आगे आइए, एज मे बी प्रिस्क्राइब सेड नॉट बी मोर देन 10 करोड़ रुपीज। अब यहाँ पर बोला गया, पहले था 4 करोड़ से 10 करोड़, वहां क्या बोल दिया था? 50 लाख से 10 करोड़, बात वही है। आगे आइए, टर्नओवर पर चलिए। टर्नओवर को लेके क्या बोला जा रहा है जी? टर्नओवर, इस पर भी ध्यान देना बहुत आराम से। कहते डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ रुपीज। यहाँ क्या बोला गया? कितने? 40 करोड़ से 100 करोड़। अब यहाँ पे बोलते हैं 2 करोड़ रुपए से एक्सेस नहीं जाना चाहिए। हाँ, हाइयर अमाउंट पर देखिए तो नॉट बी मोर देन 100 करोड़ रुपीज। सिंप्लीफाई करता हूँ। क्या आप सबको एक बात समझ आ गई? मुझे चैट सेक्शन में कंफर्म करें कि जो डेटा दिया गया है इट मस्ट बी फ्लक्चुएटेड। ये फ्लक्चुएट करेगा, ये चेंज होगा बेस्ड ऑन आरटीपी ऑफ योर अटेम्प्ट। तो इसके लिए हम आरटीपी का वेट करेंगे। हाँ, अगर हम ये जानना चाहें सर व्हाट डू यू मीन बाय स्मॉल कंपनी, स्मॉल कंपनी इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, ऐसे बोलेंगे। या बोलेंगे स्मॉल कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी विच इज नॉट अ सेक्शन 8 कंपनी, होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी और एनी स्पेशल एक्ट कंपनी। एक बात। दूसरा, सर हाउ टू आइडेंटिफाई दीज कंपनीज आर स्मॉल कंपनी? देयर आर टू सर्टेन कंडीशन। द फर्स्ट वन इज based on paid up share capital. The second one is based on turnover, based on your amendments. चैट सेक्शन में बताइए, क्या सबको क्लियर हो गया पॉइंट? जल्दी जल्दी बोलो। स्मॉल कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी। व्हाट नॉट इंक्लूड इन स्मॉल कंपनी, या यू कहें व्हाट आर द एक्सेप्शंस ऑफ स्मॉल कंपनी? हमने कहा होल्डिंग, सब्सिडरी, स्पेशल एक्ट कंपनी और सेक्शन 8 कंपनी, दैट्स इट। तो स्मॉल कंपनी बेस्ड किस पर है? दो चीजों पर, पेड अप शेयर कैपिटल एंड टर्नओवर, बस। अब ये जो डेटा होगा वो आरटीपी से देख के करेंगे। ये अमेंडमेंट वाला डेटा रहता है, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर भी वही लिखा गया, कुछ भी अलग नहीं है। अब यहाँ देखो, स्मॉल कंपनी में क्या बोलते हैं? पेड अप शेयर कैपिटल नॉट मोर देन 4 करोड़, डेटा मैच हो गया। आगे, टर्नओवर नॉट मोर देन 40 करोड़, डेटा मैच हो गया। लेकिन अगेन जैसा मैंने बोला, ये डिपेंड होता है, आरटीपी में इसके अमेंडमेंट्स आते हैं। ऑल सेट, कम टू द नेक्स्ट वन। स्मॉल कंपनी के लिए दिमाग में दो बातें। पहला, ये एक प्राइवेट कंपनी है, लेकिन ये सेक्शन 8 होल्डिंग, सब्सिडी और स्पेशल 8 की कंपनी नहीं, प्राइवेट कंपनी है। किस पर बेस्ड है? दो कंडीशन पर, पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है, टर्नओवर कितना है। अगर दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो कंपनी स्मॉल है। चलिए जी, सर व्हाट डू मीन बाई फॉरेन कंपनी? हमने कहा कंपनी छोड़ो विदेशी व्यक्ति कौन है? आपने कहा सर वही
जिसका देश में इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन ना हुआ हो, मतलब देश में नहीं जन्मा तो विदेशी। तो हमने कहा सर फॉरेन कंपनी कौन है? दोज कंपनी विच आर इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड द इंडिया, भारत से बाहर इनकॉर्पोरेट हुई हो, रजिस्टर्ड हुई हो, बट देयर बिजनेस प्लेस एग्जिस्ट इन इंडिया। उनका धंधा भारत में है, इनकॉर्पोरेशन भारत से बाहर है। आ जाइए, प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, ठीक है, जैसे भी कर रहे हो मुद्दा नहीं है, प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है। कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया, भारत में कोई बिजनेस एक्टिविटीज कर रहे हैं, लेकिन 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 इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड द इंडिया। सर क्या इस पर क्वेश्चन बनते हैं? द आंसर इज यस। सर कितने मार्क्स में बनते हैं? मेरी बात सुनिए, इस टॉपिक पर 3 नंबर में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बन जाती है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपको बकायदा, मैं आपको सेशन कराऊंगा इसके, हर कंपनी हर फीचर्स पर बेस्ड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करवाऊंगा, चिंता मत करना। वहाँ पे कैसा होता है, एक क्वेश्चन दिया गया, उस क्वेश्चन में बोल दिया कि स्काई लिमिटेड है, या कोई नाम दे दिया गया, ये लिमिटेड है, ये ऐसे ऐसे बिजनेस इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं, इनका टर्नओवर इतना है, पेड अप शेयर कैपिटल इतना है। तुम्हारा ध्यान कहाँ जाएगा? चैट में बताओ। वो सारी कहानियाँ बता रहे हैं कि भारत में बिजनेस कर रहे हैं, उनका टर्नओवर इतना है, मेंबर्स इतने हैं, डायरेक्टर्स इतने हैं, पेड अप शेयर कैपिटल इतना है। तुम क्या ढूंढोगे कि तुम्हें ये फिगर आउट हो जाए कि यार ये तो फॉरेन कंपनी है? चैट में बताओ फटाफट से, जल्दी बोलो। ये तुमको मल्टीपल स्टोरीज बताएंगे, क्वेश्चन में बहुत सारी स्टोरीज होंगी कि यहाँ से बिजनेस ऑपरेट होता है, यहाँ पर ये होता है, वो होता है, खूब बोलेंगे ये, मतलब ये अपने हिसाब से पूरा। हाँ, आप क्वेश्चन में क्या ढूंढेंगे? चैट में बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी, आराम की मुद्रा में मत रहो दोस्तों, आप बताओगे तो बढ़िया रहेगा थोड़ा सा। क्या ढूंढेंगे? रजिस्ट्रेशन कहाँ हुआ है? यस ऑफ कोर्स, आप ढूंढेंगे इनकॉर्पोरेशन कहाँ हुआ है ना? परफेक्ट। हाँ, तो ये चेंज करना था एक्चुअली। तो बहुत सिंपल बात है, बिल्कुल परफेक्ट है आप। आपको क्या ढूंढना पड़ेगा? आपको सिर्फ इतना ढूंढना है, इनकॉर्पोरेशन आउटसाइड इंडिया है क्या? अगर ये टिक हो गया, मामला क्लियर है। किस नेचर की कंपनी है? हमने कहा जी फॉरेन कंपनी है, विदेशी कंपनी है, बात खत्म। इसमें पेड अप शेयर कैपिटल कितना है, टर्नओवर कितना है, मेंबर कितने हैं, डायरेक्टर कितने, किसी बात से फर्क मुझे फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट टॉपिक पर आइए, ना कि क्वेश्चन पे। हाँ जी, वन ऑफ द मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सेक्शन 8 कंपनी। चलिए मेरे साथ बहुत प्यार से सीखिएगा, बिकॉज इस पे कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेता है कि सेक्शन 8 कंपनी क्या है बताओ, वहाँ पे ये भी बोल देता है कि सेक्शन 8 कंपनी के अंडर में गवर्नमेंट अप्रूवल कैसे देती है, गवर्नमेंट लाइसेंस कैसे देती है, गवर्नमेंट अगर लाइसेंस दे दिया है तो लाइसेंस का रिजेक्शन कैसे होता है, ये सारी बातें बन सकती हैं। आपको क्या करना है? निगाह रखना है। समझते हैं। सेक्शन 8 कंपनी का मतलब है एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। दैट मीन्स वो कंपनियां जो प्रॉफिट मोटिव के लिए बिजनेस नहीं कर रही, वो कंपनियां जो कॉमर्स, आर्ट, एजुकेशन, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, इन बातों को प्रमोट करने के लिए काम कर रही हैं। तो मन में प्रश्न है, ये काम करती कैसे हैं? फिर सिंपल बात है, हमने आपको बोला कि एक कंपनी इनकॉर्पोरेट या रजिस्टर्ड होती है तो उसको एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इस डॉक्यूमेंट में एक क्लॉज होता है जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट क्लॉज। ध्यान से सुनना, सेक्शन 8 कंपनी को इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो ऑब्जेक्ट में आप बताते हैं आपकी कंपनी का मोटिव। अगर आपकी कंपनी का मोटिव नॉन प्रॉफिट है, प्रॉफिट कमाना नहीं है, अगर आपकी कंपनी का मोटिव नॉन प्रॉफिट है, प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, और आपकी कंपनी का मोटिव क्या है? आप चाहते हैं प्रमोट
प्रमोट द एजुकेशन, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, स्पोर्ट्स, इनमें से किसी भी चीज को प्रमोट करना अगर आपका पर्पस है, उस लिए आपने कंपनी क्रिएट करी, दिस इज कॉल्ड सेक्शन 8 कंपनी, या आप इसका दूसरा नाम कह सकते हैं नॉन प्रॉफिट कंपनी। चैट में पहले मुझे ये बताइए, सबको इतनी सी बात समझ आ गई कि नहीं, पहले ये कंफर्म करिए फिर आगे बढ़ें, क्योंकि ये मेन पॉइंट है सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी क्या है? वो कंपनियां जिनका मोटिव है कॉमर्स, आर्ट, साइंस, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, इनको प्रमोट करना, बट इनका पर्पस कहीं से भी कहीं तक भी प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। सबको क्लियर हो गया? ठीक है, अब समझते हैं फिर, आइए अब ध्यान दीजिए। ओके जी, सबसे पहली बात, सेक्शन 8 कंपनी का फॉर्मेशन क्यों हो रहा है? हमने कहा प्रॉफिट नहीं कमाना है, मतलब ऑब्जेक्ट क्या है? चैरिटेबल ऑब्जेक्ट है, कल्याण करना ऑब्जेक्ट है, यही तो हुआ। सेकंड पर आओ, ये प्रॉफिट को यूज कहाँ करेंगे? हमने कहा सर नॉर्मल कंपनी क्या करती है? आपने कहा सर नॉर्मल कंपनी को प्रॉफिट होता है तो अपने इन्वेस्टर्स को एग्जिट देती है, अपने इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट डिविडेंड देती है, अपने इन्वेस्टर को प्रॉफिट पे रिटर्न्स देती है। ये नॉर्मल कंपनी करती है। ये कौन सी कंपनी? सेक्शन 8। ये प्रॉफिट को उसी काम को करने के लिए, जिस कंपनी के लिए, जिसके लिए जो ऑब्जेक्ट था, जब भी कंपनी क्रिएट हुई, उसी काम को करने में वापस से लगा देगी। मतलब साफ, प्रमोट इट्स ऑब्जेक्ट, नो पेमेंट ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ प्रॉफिट। इस एक लाइन पे ध्यान से सुनो, इस एक लाइन पर केस स्टडी के क्वेश्चन बन जाते हैं। मैं आपको करके दिखाऊंगा, चिंता मत करना। सर कैसे क्वेश्चन बनते हैं? क्वेश्चन बन गए, बड़ा सा क्वेश्चन बना कि एक कंपनी है जिसका मोटिव है, सोशल ऑब्जेक्टिव है कि वो सोशल वेलफेयर के कॉज की वजह से क्रिएट हुई है, गवर्नमेंट ने उसे लाइसेंस दिया है, बट प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में उस कंपनी को बहुत सारा प्रॉफिट हुआ है, तो उस कंपनी के कुछ मेंबर, कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये चाहते हैं कि वो खुद को डिविडेंड डिक्लेयर करें, खुद को डिविडेंड दें, और क्या ये कंपनी का सही डिसीजन होगा? आपको ऐसा पूछा जा रहा है। ये लाइक कि नहीं क्यों? तो आप रीजन और कॉज देंगे कि सेक्शन 8 कंपनी नेवर नेवर एवर नेवर एवर डिक्लेयर डिविडेंड्स आउट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट से डिविडेंड नहीं देती। क्यों नहीं देती? अरे ये नॉन प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट को प्रॉफिट मानते ही नहीं। ये मानते हैं कि जो पैसा आया है ये उसी सोशल कॉज को बढ़ाने के लिए आया है। नेक्स्ट, ध्यान देते चलना, हाँ बड़ा जरूरी है। टाइप ऑफ कंपनी, किस टाइप की कंपनी है? ना ये पब्लिक है ना प्राइवेट है, ये सेक्शन 8 चैरिटेबल है। बिना लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाए भी कंपनी चलती है, और ये लिमिटेड लाइबिलिटी के साथ आती है। लिमिटेड लाइबिलिटी, वाह। आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये है कि सर अगर ये प्रॉफिट में काम नहीं कर रही, इन्वेस्टर्स को डिविडेंड नहीं दे रही, कंपनी सस्टेन कैसे कर रही है? कंपनी काम कर कैसे रही है? हमने कहा बड़ा सिंपल है, इसको स्टेटस कहते हैं। स्टेटस ग्रांट कौन कर रहा है? कौन कह रहा है कि कंपनी चल जाए? उनका सीजी, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट सच स्टेटस। हाउएवर, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डेलीगेट द पावर टू ग्रांट लाइसेंस टू आरओसी। बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। डेलीगेट करने का मतलब क्या है? सीजी, आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी लिख लो कहीं डाउट है तो। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को ये पावर देता है कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी लाइसेंस दे दे, किसको? सेक्शन 8 कंपनी को। इज दैट क्लियर? समझ आ गया? तो बड़ा सिंपल है, सेक्शन 8 कंपनी को लाइसेंस चाहिए, कौन देगा? हमने कहा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, बट उसने ये अथॉरिटी डेलीगेट, ट्रांसफर की है, किसको? आरओसी को, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को। तो लाइसेंस मिलेगा रजिस्ट्रार के पास से ही, लेकिन ये पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अगले पॉइंट पर चलते हैं। तो सर अगर पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, अब आपने सोशल कॉज के लिए कंपनी खोली, सुनते चलना, आपने सोशल कॉज के लिए कंपनी खोली कि हम अच्छा अच्छा करेंगे, सबका भला करेंगे, फिर आपने गलत काम शुरू कर दिए।
आपने प्रॉफिट अर्न करना शुरू कर दिया, जो कि प्रैक्टिकल में होता है। अगर आपने करना शुरू कर दिया तो अब क्या किया जाएगा? रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस, आपका लाइसेंस आपसे वापस लिया जाएगा। तो जरा सोचो, अगर लाइसेंस दिया सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू गया है, तो लाइसेंस रिवोक वापस कौन करवा पाएगा? हमने कहा जी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है ना। लेकिन ये कब होगा? जब आप सेक्शन 8 कंपनी के जो भी प्रोसेस है, जो ऑब्जेक्टिव है, उसके अगेंस्ट है, या फिर आप फ्रॉड कर रहे हैं, पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, तो ऐसा होगा। आगे, इफेक्ट ऑफ रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस, अगर आपसे लाइसेंस ले लिया गया, कंपनी हैज टू यूज वर्ड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड। अब आप सेक्शन 8 नहीं रह गए, अब आपको या तो प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड वर्ड यूज करना पड़ेगा, ऑप्शन खत्म। चलिए अब इधर भी एक बार निगाह डाल लीजिए। पहले मैं आपके माइंड में ये कुछ पॉइंटर हैं, आपके आईसीए मॉड्यूल में है, ऐसी किताब आप पलटो देखो। फॉर्मेशन, सोशल कॉस्ट, सोशल ऑब्जेक्टिव, सोशल वेलफेयर के लिए सेक्शन 8 कंपनी बनती है। एप्लीकेशन ऑफ प्रॉफिट, जो प्रॉफिट आएगा उसको उसी सोशल कॉस्ट को प्रमोट करने में वापस से लगा दिया जाएगा। प्रॉफिट नेवर बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड टू द शेयर होल्डर। तीसरा, टाइप ऑफ कंपनी लिमिटेड लाइबिलिटी की है, ये सेक्शन 8 कंपनी प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड वर्ड का यूज नहीं करती। स्टेटस कौन ग्रांट करता है कि हाँ तुम सेक्शन 8 हो? सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ये पावर डेलीगेट करता है किसको? आरओसी को, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को, जो आपको लाइसेंस देती है। बट याद रखें, स्टेटस ग्रांट करने की पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। लाइसेंस रिवोक कौन कर सकता है? हमने कहा लाइसेंस देने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, तो लाइसेंस रिवोक भी कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। किस कंडीशन में? जब आप अपने ऑब्जेक्ट जो आपने बताया है सोशल कॉज को प्रमोट करना, उसके अगेंस्ट में काम करेंगे, पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट में काम करेंगे, या फिर किसी फ्रॉडलेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, तो लाइसेंस वापस ले लिया जाएगा। और लाइसेंस वापस लेने के साथ ही आप प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड लिखना पड़ेगा फिर। चलो आ जाओ, क्यों फॉर्म करते हैं चैरिटेबल ऑब्जेक्ट सेक्शन 8 कंपनी को? पॉइंटर बनाइए। प्रमोशन ऑफ क्या? चैरिटी, रिलीजन, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, इनको प्रमोट करना। प्रॉफिट को यूज कहाँ करेंगे? उसी ऑब्जेक्टिव को प्रमोट करने के लिए। डज नॉट डिक्लेयर डिविडेंड टू मेंबर्स, मेंबर्स को डिविडेंड नहीं दिया जाएगा। लाइसेंस कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। नीड नॉट यूज द वर्ड लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, ये वर्ड यूज नहीं किया जाएगा। हाँ तो सर सवाल ये आएगा, अगर सर हम लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड वर्ड नहीं यूज करेंगे तो हम यूज क्या करेंगे? का बहुत सिंपल बात है, क्लब, जैसे लॉयंस क्लब, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। सर क्या आईसीआई एनपीओ है सर? हाँ जी एनपीओ है। नहीं सर मजाक कर रहे हो सर। अरे मजाक क्यों करूंगा? आईसीएआई इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा उनका कहना है। अथवा पढ़िए इस बारे में, ठीक है, मजा आएगा। तो यस, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया इज अ सेक्शन 8 कंपनी। आओ आगे बढ़ो। इंजॉय सम सेम प्रिविलेज, जो लिमिटेड कंपनी को फायदे हैं वो इनको भी रहेंगे, मतलब लाइबिलिटी लिमिटेड ही है। आगे बढ़िए। लाइसेंस रिवोक कौन कर सकता है? अगर कंडीशन तोड़ी गई, ऑब्जेक्ट तोड़ा गया, तो लाइसेंस वापस ले लिया जाएगा। एक बड़ी अच्छी बात, इधर आइए। कॉल इट्स जनरल मीटिंग बाय गिविंग अ क्लियर 14 डेज नोटिस इंस्टीड ऑफ 21 डेज। नॉर्मल कंपनियों में, प्राइवेट कंपनियों में, पब्लिक कंपनियों में 21 दिन का नोटिस देना पड़ता है, इनमें 7 दिन कम। आसान भाषा में, प्राइवेट कंपनी को 3 हफ्ते पहले नोटिस देना पड़ता है, सेक्शन कंपनी को 2 हफ्ते पहले नोटिस देना पड़ता है। इसको कहीं लिख लो, इसको कहीं लिख लो, भूलोगे ही नहीं फिर तुम। नॉर्मल कंपनी 3 वीक नोटिस बिफोर, 3 वीक इनको नोटिस देना पड़ेगा। ऑल सेट। और हमारी सेक्शन 8 कंपनी बिफोर 2 वीक, इनको 3 हफ्ते पहले नोटिस देना पड़ता था, इनको 2 हफ्ते पहले नोटिस देना पड़ेगा कि भैया मीटिंग है भैया। बुक में लिखा है कि फॉर्म्ड अंडर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट बेस्ड ऑन राज्यसभा लोकसभा, पार्लियामेंट रन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, द बट द सेक्शन 8 कंपनी granted the license, granted the status by
सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेक्शन कंपनी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ही लाइसेंस पाएगी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, आ जाइए। रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स डज नॉट अप्लाई। जैसे प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 2, पब्लिक कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 3, सेक्शन 8 कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हमने कहा होते ही नहीं। ठीक है जी, थोड़ा और डेप्थ में घुसते हैं अब। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, इस लाइन पे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस को रिवोक कैसे करती है, पावर कैसे देती है। आइए मेरे साथ, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू इशू द लाइसेंस। सर इसका ये मतलब है लाइसेंस इशू होगा कैसे, और वहीं रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस, वो लाइसेंस अगर रिवोक्ड करेंगे वापस लेंगे तो वो कैसे होगा। चलिए ध्यान से, सेक्शन 8 अलाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रजिस्टर सच पर्सन और एसोसिएशन, एसोसिएशन मतलब लोगों का ग्रुप, एसोसिएशन ऑफ पर्सन एज कंपनी विथ लिमिटेड लाइबिलिटी विदाउट द एडिशन ऑफ वर्ड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड। बिना लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड नाम लिखे अगर किसी कंपनी को लाइसेंस देने की बात होगी तो उसमें कुछ कंडीशन है, कुछ कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1, द रजिस्ट्रार शैल ऑन एप्लीकेशन रजिस्टर सच पर्सन और एसोसिएशन पर्सन एज अ कंपनी अंडर दिस सेक्शन बोल तो सेक्शन 8 आगे, ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी शैल एंजॉय सेम प्रिविलेज एंड ऑब्लिगेशन एज ऑफ लिमिटेड कंपनी। तो ये तो समझ में आ गया कि अगर आपको आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड रखनी है, अगर आपको कॉमर्स आर्ट एजुकेशन स्पोर्ट्स को प्रमोट करना है, आप सेक्शन 8 कंपनी ओपन कर सकते हैं। जो प्रिविलेज, जो फायदे प्राइवेट कंपनी के थे कि लिमिटेड लाइबिलिटी होगी, यहाँ पर भी आपको सेम मिलेगी। अब सवाल है कि लाइसेंस रिवोक कब होगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट में आपने काम करा, फ्रॉडलेंट एक्टिविटी करी, या आपने आपके कंपनी के ऑब्जेक्ट को वॉयलेट करा, मतलब उसके अगेंस्ट गए, आपने कहा हम लोगों का भला करेंगे, एजुकेशन में हम रेवोल्यूशन ला देंगे, दुनिया बदल के रख देंगे, फिर आपने कहा ऐसा है खर्चा बहुत है, फीस बढ़ा देंगे थोड़ा सा, बच्चों समझो बहुत दर्द है फीस थोड़ी बढ़ाएंगे, पहले हम 2,000 बताएंगे, बाद में 10,000 कमाएंगे। क्या है सर, खर्चा बहुत है बच्चों, इन्वेस्टर को एग्जिट भी देना है बच्चों, तुम समझ ही नहीं रहे हो कुछ, फिर हमें ऑफलाइन सेंटर भी डालने हैं, फिर हमें ये भी करना है, टीम बहुत बड़ी है। अच्छा, तो जिस ऑब्जेक्ट से आप आए थे, अब वो ऑब्जेक्ट वॉयलेट हो रहा है, उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, उसके बियॉन्ड जा रहे हैं, तो क्या होगा सर, लाइसेंस रिवोक्ड। ठीक है, समझ गए। आओ नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट, ध्यान दो, सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय ऑर्डर रिवोक द लाइसेंस ऑफ द सेक्शन कंपनी। कैसे, जो रिक्वायरमेंट्स उसके अगेंस्ट गया, लाइसेंस ले लो इनसे वापस। आगे पढ़ लेते हैं, ध्यान से सुन लो। लाइसेंस रिवोक करने से पहले, बट बिफोर सच रिवोकेशन, एक बात जान लीजिए, आपको सिंपली बताता हूँ, लॉ में कुछ भी अगर अगेंस्ट हो रहा है, जैसे किसी पार्टनर को निकाला जा रहा है, किसी फर्म को डिसॉल्व किया जा रहा है, किसी फर्म को बेचा जा रहा है, कुछ भी अगर अगेंस्ट हो रहा है, जैसे सेलर है वो बिना बायर को इन्फॉर्म किए उसी के गुड्स को बेचना चाह रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो दो बातें, पहला नोटिस दी जाएगी, और ध्यान से सुनो जो बता रहा हूँ, फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान सुनेंगे पहले समझते हैं कि ऐसा करेंगे क्यों, फिर मैं बताता हूँ करना क्या है। लॉ के अंडर में हम ये बात करते हैं कि जस्टिस टू ऑल, सबका कल्याण हो, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, करते हैं ना लॉ में, हम बोलते हैं जस्टिस टू ऑल, इक्विटी, भाई लोग इक्वल हो जाएं, सबको सबके राइट्स मिले, सबका बेनिफिट हो, सबका कल्याण हो, लॉ में हम यही बात करते हैं ना। तब समझिए, पार्टनरशिप में 4 लोग हैं, 3 लोग मिलके किसी एक को बाहर निकालना चाहते हैं, जबरदस्ती की, इनसे नहीं, मैं निकाल साले को बाहर, अगर ऐसा करना चाहते हो, 2 चीजें, कौन कौन सी, नोटिस एंड अपॉर्चुनिटी टू बीइंग हियर्ड। कॉपी में नोट करो कहीं, क्या बोला हमने, 2 बातें हैं, मतलब ये रटने की बात ही नहीं है, इसको दिमाग में सेट कर लो कि कुछ भी अगर अपोज हो रहा है, जो नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन नहीं है। सर इसका मतलब क्या, नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन, समझाता हूं।
यूजुअल वे क्या होता है? तुम्हारा सुबह उठना, दिन भर काम करना, नहीं तुम्हारा कहाँ मैं अपनी बात कर रहा था। मेरा सुबह उठना, दिन भर काम करना और फिर रात में अगले दिन के बारे में काम को प्लान करना, उसकी स्लाइड प्रिपेयर करना, फिर अगले दिन फिर से काम करना। दिस कॉल्ड यूजुअल कोर्स ऑफ ऑपरेशन, कि मुझे डेली ये करना है। बट जिस दौरान मैं छुट्टियों पे चला गया, मैं पहाड़ों में चला गया, तो ये क्या है? नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का पार्ट नहीं है। तो अगर मैं ऐसा करूंगा, अब सुनना, अगर मैं ऐसा करने वाला हूं तो सबसे पहले मुझे दो चीजें करनी पड़ेंगी। पहला, नोटिस आपको बताना पड़ेगा, टीम को बताना पड़ेगा, मैनेजर को बताना पड़ेगा कि भाई अब मैं 3 दिन 4 दिन, एक दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो आप चीज़ों को मैनेज करिएगा। पहला नोटिस। क्यों नोटिस देना पड़ा? क्योंकि नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन का पार्ट नहीं है। नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन क्या? डेली उठे पढ़ाए, जूम मीटिंग पे कॉल ली लोगों की, उसके बाद टीम से बात करी, उसके बाद मामला सेटल हो गया। इट्स अ नॉर्मल कोर्स ऑफ ऑपरेशन। तो क्या मुझे नोटिस देना पड़ता है? नहीं, क्योंकि डेली काम कर रहा हूँ, काहे का नोटिस। दूसरा 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 अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी टू बीइंग हियर्ड, इसको अब आपसे रिलेट कर देते हैं। बच्चे बहुत सारे रजिस्ट्रेशन लेते हैं, बैच में बहुत सारे बच्चे इनरोल होते हैं, फिर कुछ बच्चे उसमें से एक आध बच्चा ऐसा निकलता है, हर अटेम्प्ट में कोई एक तो ऐसा आ ही जाता है। शुरू में नहीं आता, ध्यान से, वो 2 महीने 2.5 महीने बैच में ऐसे पड़ा रहता है, बस पढ़ता नहीं, पड़ा रहता है। फिर 2.5 महीने बाद अचानक से जागता है, कहता सर मेरी फीस रिफंड हो जाएगी क्या? हमने पूछा क्या हुआ? कहता सर मुझे समझ नहीं आया। फिर हमने कहा 2 मिनट का समय दो। क्यों? क्योंकि हम अब चेक करेंगे तुम्हारी कितनी क्लास में अटेंडेंस लगी, एक। फिर हम चेक करेंगे तुमने कितने टेस्ट लिखे हैं, 2। फिर हम चेक करेंगे तुमने कितने पेपर लिखे हैं, 3। फिर हम चेक करेंगे तुम्हारा फीडबैक रिव्यूज कैसा आया है, 4। जब हमने चारों पैरामीटर चेक किए, वो बच्चा कहीं नहीं फिट बैठा। अब बताओ, ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है? नहीं। हमें किसी बच्चे के लिए उसकी आईडी पे इतने अंदर तक घुसना पड़ा, इतना कुछ उसका चेक करना पड़ा कि वो कितनी क्लास अटेंड किया है। आता है इसमें ऐप पे, अटेंडेंस हमारी पता चलती है, कितनी क्लास अटेंड किया, कितने टेस्ट लिखा, कितने पेपर लिखा, सब पता लग गया। और जब हमको पता लगा तो पता लगा कि 150 क्लास हुई, 200 क्लास हुई, 2 महीने में 200 क्लास हो गई। अगर तो उस 200 क्लास में वो काबिल महाराज मुश्किल से 10-12 क्लास में आए। तो ये नॉर्मल कोर्स ऑफ ऑपरेशन का पार्ट नहीं है। वो जिस ऑब्जेक्ट से रजिस्ट्रेशन लिया था, क्या उसने फुलफिल किया? हाँ हाँ, नहीं किया। अब नहीं किया अगर, तो क्या होगा सर? दो चीजें होंगी। जैसे ही अपोज होगा तो जस्टिस टू ऑल ना, अब दो चीजें होंगी। पहला, हम उसको नोटिस देंगे, भैया आपका रजिस्ट्रेशन इसी वक्त से कैंसिल हो रहा है विदाउट एनी रिफंड। नोटिस दिया गया। और दूसरा, अपॉर्चुनिटी टू बीइंग हियर्ड, उसको भी बोलने, कहने, सुनने का मौका दिया जाए कि एटलीस्ट वो अपनी बात भी रख सके। पॉसिबल है 1% केस में कोई बहुत जेन्युइन रीजन हो, बहुत जेन्युइन रीजन हो। अगर बहुत जेन्युइन रीजन होगा तो उसकी गार्जियन से भी बात करी जाएगी। उन्होंने उस जेन्युइन रीजन पे टिक मार्क वैलिडेशन दे दिया तो प्रोसेस कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चैट सेक्शन में एक बार कंफर्म करें क्या सबको बात समझ आई। मैं ये दो बातें सेक्शन 8 के लिए नहीं लिख रहा, पूरे बिजनेस लॉ के लिए लिख रहा हूँ। जहां तुमको लग जाए कि किसी क्वेश्चन में कुछ अपोज बताया जा रहा है, जैसे माइनर को ये राइट्स नहीं मिलते हैं, फिर भी माइनर ने ये अपोज कर दिया, हमने कहा अच्छा क्या करिए, दो काम, नोटिस दीजिए और उसको अपॉर्चुनिटी टू बीइंग हियर्ड दीजिए। पार्टनरशिप एक्ट 1932 में आज पढ़ लेना एक टॉपिक है, एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर। अभी बता रहा हूँ, तुमने पार्टनरशिप पढ़ी तो है नहीं, मैं तुम्हें अभी टॉपिक बता रहा हूँ। टॉपिक का नाम एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर है, पढ़ना मजा आएगा। एक्सपल्शन मतलब निकाल देना। तो जब किसी पार्टनर को निकाला जाता है तो ये नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन तो है नहीं कि आप पार्टनर को ही निकाल दे रहे हैं। तो अगर ये हो रहा है तो दो काम, नोटिस दीजिए, अपॉर्चुनिटी बीइंग हियर्ड, उसको बोलने का मौका दीजिए। पूरे लॉ में यही दो लाइनें चलनी है, तो ये आप आज ही समझ गए। बहुत बढ़िया। तो समझो, अगर रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस हो रहा है, आप किसी कंपनी का लाइसेंस रिवोक्ड कर रहे हैं, वापस ले रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं, तो ऐसे ही कर दोगे? नहीं नहीं नहीं, क्या करेंगे? बट बिफोर सच रिवोकेशन द सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट गिव इट्स अ रिटन, क्या बोला, नोटिस ऑफ इट्स इंटेंशन टू रिवोक द लाइसेंस। एक काम ये करेगी। और इधर देखो देखो,
पहले नोटिस देगी और दूसरा काम क्या कर रही है, एन अपॉर्चुनिटी टू बी हियर्ड इन द मैटर, और उस मैटर में अपॉर्चुनिटी की, ठीक है तुम अपनी बात भी कह ही लो। समझा ना सबको? आओ आगे बढ़ते हैं। ये कौन सा टॉपिक है? सेक्शन 8 ही है अभी। मैंने कहा था ना बहुत भारी जाएगा ये, इसलिए इसको लेक्चर नंबर 2 में नहीं लिया था। आ जाइए। ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे चलेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट क्या ऑर्डर करेगी? अगर 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 आप अपने ऑब्जेक्ट के बियॉन्ड गए, जो काम आपने करने को बोला आप वो नहीं करे, उसके अगेंस्ट चले गए, सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी एमेलगमेशन कर लीजिए। एमेलगमेशन क्या है सर? दो एनपीओ मिलो, एक नया बना लो, मर्जर कर लीजिए, दो लोग मिलके अब काम करो, क्योंकि तुम अकेले नालायक को, काम करने लायक नहीं हो। जैसे ही लाइसेंस रिवोक्ड होगा, देन द सेंट्रल गवर्नमेंट में इन द पब्लिक इंटरेस्ट, लोगों के इंटरेस्ट में, ऑर्डर दैट द कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस सेक्शन शुड बी एमलगमेटेड विद एंड देन कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस सेक्शन। मतलब दो एनपीओ को साथ में मिला देगी, दिस इज कॉल्ड एमलगमेशन। हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्ट टू फॉर्म अ सिंगल कंपनी, और क्या करेगी, एक नई कंपनी बना देगी। Constitution, properties, power, rights, interest, authorities and privilege in which such liabilities, duties and obligation may be specified in the order। उस और ऑर्डर में बताएगी कि कौन सी कंपनी क्या क्या है, और अगर ऐसा नहीं किया, द कंपनी बी वाउंड अप, तो कंपनी समाप्त कर दी जाएगी। क्या हुआ? लाइसेंस रिवोक किए, फिर तुमको ऑफर दिए कि अगर तुमको चलाना ही है ना सेक्शन 8, तो सेक्शन 8 तुम्हारी और एक लोग और तुम्हारे जैसे हैं उनकी, दोनों को मर्ज करो और उसके बाद चलाओ। तुम बोले हम तो ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है वाउंड अप, बंद करो, खत्म करो तो सेक्शन 8 तुम्हारा बंद कर दिया जाएगा। समझ गए? आ जाइए। अब तुम फिर भी नहीं मान रहे हो, सेक्शन 8 क्या रहा, तुमको कह रही वाउंड अप कर लो, तुमको तो नहीं नहीं हम तो चलाएंगे। तो आओ फिर अगले लेवल पे आओ। पेनल्टी पनिशमेंट इन कॉन्ट्रवेंशन, अगर आपने बात नहीं मानी तो क्या पेनल्टी है, आइए चेक करते हैं। ओके, बी पनिशेबल विद fine which shall not be less than 10 lakh rupees but which may extend to 1 crore rupees। जैसे तुमने छाती पीटी, हम नहीं मानेंगे, सरकार हमारा क्या कर लेगी सरकार 10 लाख रुपए कम से कम फाइन, और नहीं तो 1 करोड़ रुपए का फाइन। तुमको हम मानेंगे मानेंगे मानेंगे। आगे बढ़ो। तो पहला तो ये कंपनी के ऊपर गया, अभी मामला रुका नहीं, आगे आओ। एंड द डायरेक्टर्स एंड एवरी ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट, जिसकी जिसकी गलती मिलेगी, शैल बी पनिशेबल विद फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 25,000 रुपी बट विच में एक्सटेंड टू 25 लाख रुपीज। मजा आ रहा है? 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक मांग लेंगे कंपनी के नाम पे, और जितने डायरेक्टर्स वगैरह बन रखे हैं ना, मैं डायरेक्टर 25,000 रुपए से शुरू करेंगे, 25 लाख तक चार्ज कर लेंगे। 3 डायरेक्टर तो 25 लाख 25 लाख 25 लाख। मजा आ रहा है ये? तब बताओ जरा आप क्या करोगे, कॉन्ट्रवेंशन करोगे, उस थॉट के अगेंस्ट जाओगे? लाइसेंस रिवोक्ड हो रहा है, लाइसेंस मान जाओगे ना? हाँ सर मान जाएंगे सर। आगे आइए। प्रोवाइडेड दैट, और क्या हो सकता है, व्हेन इट इज प्रूव्ड दैट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी वर कंडक्टेड फ्रॉडलेंटली, अगर तुम फ्रॉड किए जा रहे हो किए जा रहे हो किए जा रहे हो, एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट, तो जितने लोगों की कमी है उन पे लाइबिलिटी लगेगी अंडर सेक्शन 447। उसके बाद फिर जेल उलझाने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। सो इतना था यार सेक्शन 8 कंपनी। अब चैट सेक्शन में बताइए, क्या सभी बच्चों को सेक्शन 8 कंपनी समझ आ गई है क्या? अरे परमात्मा, मजा ही आ गया। जल्दी बताओ, सेक्शन 8 कंपनी क्लियर हो गई क्या सबको? जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट। परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए जी, ये एक्चुअली आप कंपनीज एक्ट 2013 के सबसे भारी टॉपिक पढ़ रहे हैं। सच्ची बात है, ये सबसे भारी, इससे भारी कुछ है ही नहीं। और यही रीज़न था मैंने सोचा यहीं से शुरू करते हैं, क्योंकि ये कवर अप हो गया ना तो नन्हे मुन्ने टॉपिक तो करा ही देंगे। चलिए अगले टॉपिक पर। अब बात है डोरमेंट कंपनी। ये बड़ी प्यारी कंपनी होती है। इसका दूसरा नाम क्या है जी? हमने कहा दूसरा नाम है इसका डोरमेंट कंपनी का इनएक्टिव कंपनी। मतलब एक ऐसी कंपनी जो इनएक्टिव है। तो मन में प्रश्न आया, सर फिर ये है ही क्यों?
और सर ये इनएक्टिव क्या है सर? इनएक्टिव का मतलब जो किसी बिजनेस ऑपरेशन में नहीं है, जो कोई बिजनेस नहीं कर रही, जो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही, कोई एग्रीमेंट नहीं कर रही, कोई प्रोडक्शन नहीं कर रही, कोई सप्लाई नहीं कर रही, दिस इज कॉल्ड बिजनेस ऑपरेशन। तो आपके मन में प्रश्न आया होगा कि सर कैसे पता चलेगा सर? हमने कहा बड़ा सिंपल है यार, बिजनेस ऑपरेशन में है नहीं, कोई सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन उसने किया नहीं, मतलब कोई धंधा नहीं किया, किसी से एग्रीमेंट नहीं हुआ, कुछ एडवांस नहीं लिया, कोई सप्लाई नहीं दी, तो हम कहेंगे ये क्या है? एक इनएक्टिव कंपनी है। तो प्रश्न मन में आएगा कि सर फिर ये है ही क्यों? हमने कहा अरे जियो कब आया? बोले सर 2017 में, तो इतने साल हो गए। हमने कहा ठीक है, 2017 में आया ना, आज सर्च करना क्या जियो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन 2017 का है? जवाब है नहीं, वो तो 2008 9 2009, मतलब 17 में कंपनी दिखना शुरू हुई, लोगों को पता लगा जियो 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 जियो, इनकॉर्पोरेशन 2009 का। सर ये क्या हुआ सर, 8 साल वो कंपनी क्या हुई? हम कहा सर इनएक्टिव, लोगों को पता ही नहीं था डॉक्यूमेंटेशन पर। अब आइए, तो आपके मन में प्रश्न होगा सर मतलब कंपनी इनएक्टिव रहते हुए प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है? हमने कहा अरे आओ चेक करते हैं। वेर अ कंपनी इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट, सहमत हो? 2009 में आए, 2017 में लॉन्च। आगे बढ़ो। टू होल्ड एन एसेट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, गुडविल ले ली, मशीनरी ले ली, होल्ड करा, हैज, लेकिन इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है? नो सिग्निफिकेंट, नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। सर ये क्या है सर? सर सिग्निफिकेंट का मतलब है उन्होंने कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं किया, लाइसेंस फीस दी होगी, रजिस्ट्रेशन की फीस दी होगी, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म की फीस भी दी होगी, तो समझ आता है। बट अगर आप ये बोलिए नहीं बिजनेस ऑपरेशन कर लिए, इतने करोड़ का टर्नओवर नहीं किया, तो हम बोलेंगे ये एक इनएक्टिव कंपनी है। तो इनएक्टिव कंपनी क्यों होती है? फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए होती है। आ जाओ। सच अ कंपनी और इनएक्टिव कंपनी में मेक एन एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार एज प्रिस्क्राइब, जैसा लिखा होगा, और उनको स्टेटस क्या चाहिए? डोरमेंट कंपनी का। आगे बढ़िए। इनएक्टिव कंपनी क्या है बता चुका, नॉट बीन कैरिंग एनी बिजनेस, कोई बिजनेस नहीं कर रहे, नॉट मेड एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे पिछले 2 साल में, कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, नॉट फाइल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न्स, वो अपना आईटीआर वगैरह भी 2 साल पीछे से फाइल नहीं कर रहे, तो वो एक इनएक्टिव या डोरमेंट कंपनी है। थोड़ा आगे बढ़िए। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का क्या मतलब है? आइए, इसका मतलब है पेमेंट ऑफ फीस बाय ए कंपनी टू द रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार ने बोला कि रजिस्ट्रेशन में इतना पैसा लगेगा, आप ये नहीं बोल सकते कि पैसा तो दिया है। अरे नहीं भैया, वो बिजनेस ऑपरेशन का नहीं है, वो तो लाइसेंस लेने का है, और लाइसेंस तो लेगी कंपनी ना। आगे बढ़ो। पेमेंट मेड इट टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस एक्ट, अब उस लॉ में रहने के लिए जो पेमेंट है वो भी करो। तीसरे पर आओ। अलॉटमेंट ऑफ शेयर टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस एक्ट, उस एक्ट की जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए अगर आपने कोई पेमेंट करी है तो वो ट्रांजेक्शन नहीं माना जाता। इतना ही था चैट सेक्शन ऑन है, कंफर्मेशन दीजिए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? What do you mean by dormant company? Dormant company is an inactive company which is not operated any kind of business transactional activities. But yes, you can say कि इसमें क्या होगा भाई साहब, कोई अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन ना हुआ हो पिछले 2 सालों में, कोई एनुअल रिटर्न ना फाइल किया गया हो पिछले 2 सालों में, हाँ कंपनी की फ़ी दी हो, लाइसेंस फ़ी दी हो, इस एक्ट में रहने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स है अगर इन्होंने करी है। अब जैसे देखो, पेमेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ इट्स ऑफिस एंड रिकॉर्ड्स, जैसे जियो 2009 में आया, इनकॉर्पोरेट हुआ, 2017 में लॉन्च हुआ, तो ये 8 साल क्या था? फ्यूचर प्रोजेक्ट था। तो अगर कोई कंपनी फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए इनकॉर्पोरेट हो रही है, वो इनएक्टिव या फिर डोरमेंट कंपनी है। राइट है जी? ओहो, हाँ जी बिल्कुल, नोटिस देना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। अरे इसमें क्या था बच्चे, इसमें ऐसा क्या बताया मैंने? तो सस्ती बात बोली यार। आज हमने एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करी, हम 5 साल बाद बिजनेस में आएंगे। आज ये क्यों इनकॉर्पोरेट करी? क्योंकि हमें कुछ एसेट्स कंपनी के नाम से लेनी है, हमें कुछ डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे ऑफिसेस कंपनी के नाम से खोलने हैं, हमें गुडविल कंपनी के नाम से बनानी है,
हमें ऑफिस बेरर्स चाहिए, लोग चाहिए, कंपनी के नाम से चाहिए। रजिस्ट्रेशन आज करवा लेंगे, लाइसेंस आज ले लेंगे, सो दैट जब हमें लॉन्च करना हो तो हमें इन लफड़े में नहीं पड़ना है। लॉन्च 5 साल बाद है, 2 साल तक कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा, सिर्फ मेंटेनेंस के खर्चे निकल रहे हैं, वो भी हम दे रहे हैं। लाइसेंस फीस हम पे कर रहे, कमा कुछ नहीं रहे, बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा, एनुअल रिपोर्ट्स नहीं फाइल कर रहे, तो हम स्टैंड करते हैं एज एन डोरमेंट कंपनी। चलिए, नाउ निधि कंपनी, ये क्या है जनाब? कुछ भी नहीं है। निधि कंपनी में सिर्फ आप इतना समझ लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर देगी कि हाँ ये म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी के लिए खोला गया है, तो वो एक निधि कंपनी है। कैसे नोटिफाई करेगी? अपने ऑफिशियल गेजेट में, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्या बोला हमने? म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी। म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी कहते हैं ना, सोसाइटी बना लो। सोसाइटी मतलब बिल्डिंग से नहीं होता, कुछ लोग मिलकर सोसाइटी बना ली, उसको रजिस्टर करवा लिया एज अ निधि कंपनी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑफिशियल गैजेट में अगर नोटिफाई कर दिया आपको कि हाँ ये ग्रुप ऑफ एसोसिएशन निधि कंपनी है, तो आप निधि कंपनी है, बस। हम्म। सर, बिना कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन के स्टैंड कैसे पर कर पाएगी कंपनी? गुड क्वेश्चन। आइए, आई लव टू आंसर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, इधर आइए। ओके, रिलायंस की बात कर लेते हैं फटाफट से। रिलायंस क्या पेट्रोलियम में है? हमने कहा हाँ जी है। रिलायंस क्या एफएमसीजी में है? हमने कहा हाँ जी है। रिलायंस क्या इंटरटेनमेंट ऐप मूवीज में है? हमने कहा हाँ जी है। रिलायंस क्या एजुकेशन में है? हमने कहा हाँ जी है। रिलायंस क्या टेक्सटाइल बिजनेस में है? हमने कहा हाँ हाँ है। रिलायंस क्या एयरपोर्ट में है? हमने कहा हाँ जी है। रिलायंस क्या ट्रांसपोर्टेशन में है? हमने कहा हाँ जी है। तो जब रिलायंस इतनी जगहों पर था, इतनी जगहों पे था, उसको दिखा एक बहुत बड़ा लूप होल कि भाई पैसा तो अगला आएगा कम्युनिकेशन से। कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा? हमने कहा पैसा आएगा टेलीकॉम इंडस्ट्री से। कहाँ से? टेलीकॉम इंडस्ट्री से पैसा यहाँ से आएगा। तो क्या करा? हाँ, मान लेते हैं इस कंपनी को 2025 में इनकॉर्पोरेट कराया गया। नहीं, 2025 क्यों, 2009 में, यही एग्जांपल लेते हैं ना। इनकॉर्पोरेट कराया गया, किस नाम से? नाम दिया गया जियो। जियो 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 की सिम लगाएंगे, सबकी आग लगा देंगे। 2009 में इनकॉर्पोरेशन करा गया और कहा गया कि अभी हम कोई काम नहीं करेंगे, हम फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए इसको इनकॉर्पोरेट करा रहे हैं। गवर्नमेंट का हाँ ठीक है करा लो करा लो। करा लिया जी। ये किस बारे में बात चल रही है ये भी लिख दूं, नहीं तुम्हें लगेगा कि निधि कंपनी है। हम डोरमेंट कंपनी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। फ्यूचर प्रोजेक्ट में हमें क्या कहा? हमने कंपनी के आरओसी को, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को बोला लाइसेंस फी वगैरह सब ले लीजिए। सवाल था कैसे चलेगी? अरे कंपनी चलती कैसे है? हमने कहा जी पैसे से चलती, पैसे से। पैसा यहाँ है, 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 पैसा यहाँ है। यहाँ से पैसा उठाया, यहाँ लगा दिया। सर कैसे सरवाइव करेगी? फिर से सुनो, यहाँ से पैसा उठाया, थोड़ा सा यहाँ लगा दिया, ऐसे ऐसे छिड़क दिया। और कंपनी 2009 से शुरू हुई फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए। 2017 में कंपनी लॉन्च हुई, और जैसे बनूं था जियो जियो जियो, आइडिया में खलबली, वोडाफोन खलबली, कहते हम वीआई बन जाएंगे। वोडाफोन आइडिया मर्जर हो गया, एमेलगमेशन हो गया, समझ रहे हो। बहुत सारी कंपनी थी, डोकोमो, एयरसेल, एयरटेल नहीं बोला, एयरसेल, डोकोमो, एयरसेल, यूनिनॉर, ये सब कंपनियां हुआ करती थी, एग्जिस्टेंस में थी इनके आने से पहले पहले, और ये आए और सब तबाह हो गए। समझ में आ गया क्या सबको? फटाफट कंफर्म करो, फटाफट कंफर्म करो सब लोग।
क्लियर हो गया क्या सब लोग को? बहुत ही बढ़िया। तो अगला प्रश्न है, क्या सर डोरमेंट कंपनी में सिर्फ बिग कंपनियां ही आती हैं? छोटी कंपनी की औकात हो तो वो भी आ जाए। अल्टीमेटली आप फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए फंड आपके पास है कि लाइसेंस लेके हम मैनेजमेंट चलाएंगे, ऑफिस चलाएंगे, कोई भी कर ले, आप भी करते हैं, मैं भी करता हूँ, हम लोग अमीर लोग हैं यार। बस टर्नओवर छोटा होगा और क्या है, इससे ज्यादा क्या होगा? अरे मेरी बात सुनो, मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायर्ड है नहीं। दो चार लोग को इकट्ठा करो, भैया भैया आओ कंपनी खोलेंगे, सबको ये स्टार्टअप करेंगे, अब मजा आएगा। वी आर द फाउंडर्स ऑफ द कंपनी, तुम सीईओ हो, तुम डायरेक्टर्स हो, तुम फाउंडर हो। तमगा लगा के चालू, घर में बताया आई एम द फाउंडर ऑफ द कंपनी। वो कहे मैं सीईओ हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ। कंपनी हमारी इनकॉर्पोरेट हो गई, आप उसको गूगल कर सकते हैं अब, क्योंकि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी पर रजिस्टर्ड है। एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे तुम्हारी कंपनी भी दिखा रही है, अल्लाह की। देखा? मैं अपने खानदान का वही चिराग हूँ जो भाई सब आग लगा देगा। मैं गरीब पैदा हुआ था लेकिन गरीब मरूंगा नहीं, सारे डायलॉग तुमने चिपका दिए। फाउंडर बन गए, सीईओ बन गए, डायरेक्टर बन गए, और सुबह पहुंचे झाड़ू खुद ही लगा रहे हैं। अरे यार बहुत गर्मी है भैया, क्या बताएं, ये तुम ही कर रहे हो क्यों? क्योंकि कंपनी, सी कंपनी रजिस्टर्ड करना इजी, इनकॉर्पोरेट कराना अगेन इजी। गेम कहाँ है? टर्नओवर में। सस्टेन कैसे होगी? टर्नओवर से। तो अगर प्रश्न आपका ये है कि क्या सिर्फ बड़ी कंपनी ही डोरमेंट कंपनी बना सकती है? नहीं, कोई भी बना सकता है। बट अगर प्रश्न ये है कि क्या बड़ी कंपनी ही मार्केट को डिसरप्ट कर सकती हैं, बड़ी कंपनी ही मार्केट में सस्टेन कर सकती हैं, फंडिंग बेस्ड कंपनी ही मार्केट में एग्जिस्ट कर सकती हैं, तब जवाब है हाँ। समझ गया ना? बढ़िया था, शाबाश। आगे बढ़ते हैं, पीएफआई पर बात करते हैं। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ जी, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पीएफआई क्या है? बड़ा सिंपल है। पीएफआई का सीधा सीधा मतलब है वो ऑर्गेनाइजेशन जिसको गवर्नमेंट का अप्रूवल है, गवर्नमेंट की तख्तोताज के नीचे है। आसान भाषा में आपने कहा एलआईसी है, गवर्नमेंट का है भैया, ले लो। क्या है ये एलआईसी? इधर आओ, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड। कहाँ पे स्टैब्लिश हुआ? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, उसके लिए अलग से एक्ट ही बना दिया है, कोई टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। दूसरा एग्जांपल सुनिए, आपने कहा बैंकों का बैंक, द बैंक ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो जैसे ही नाम आएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो आप बोलोगे हाँ हाँ हाँ, ये तो भैया ये पब्लिक के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। पब्लिक मतलब तुम्हारी हमारी बात नहीं हो रही। पब्लिक का मतलब किसकी बात हो रही? इधर आओ, पब्लिक का मतलब हमारी तुम्हारी बात नहीं हो रही। लेट मी टेल, स्पीक। सबसे पहले पब्लिक कमीशन ऑफ इंडिया क्या है? तुम्हारी हमारी बात हो रही? ना 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 ना। पब्लिक गवर्नमेंट तुम्हारी बात हो रही? नहीं नहीं नहीं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट तुम्हारी बात हो रही? नहीं। सरकारी बस की बात हो रही, सरकारी ट्रेन की बात हो रही है, सरकारी आईएएस ऑफिसर की बात हो रही है। समझ आ गया? तो पब्लिक का मतलब किसकी बात हो रही है दोस्त? गवर्नमेंट की बात हो रही है। इज दैट क्लियर? गवर्नमेंट की बात हो रही है। अब इस नजरिए से देखोगे अब तुमको अच्छा अच्छा लगेगा, हम उसको समझ आ रहा है। तो प्रश्न ये आएगा, हम कैसे माने कि कोई इंस्टीट्यूशन, बहुत ध्यान से, हम कैसे माने कि कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट का है? हमने कहा बड़ा सिंपल है, अगर उस पर गवर्नमेंट का 51% का कंट्रोल है। कैसे माने कैसे माने कैसे माने? गवर्नमेंट का है नहीं है, कैसे माने? हमने कहा जनाब 51% या उससे ज्यादा का कंट्रोल है। किस पर है? हमने कहा भाई साहब पेड अप शेयर कैपिटल पर, जो धंधा तुम कर रहे हो उस पे 51% का कंट्रोल है। अगर सोचो 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 सोचो, तो क्या है? पीएफआई है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फिर अगला प्रश्न मन में आएगा, सर ये गवर्नमेंट का मतलब आपका क्या है? हमने कहा सेंट्रल गवर्नमेंट। सर सिर्फ सेंट्रल? हमने कहा नहीं। स्टेट गवर्नमेंट? सर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट? हमने कहा नहीं। सेंट्रल प्लस स्टेट गवर्नमेंट? सर सिर्फ सेंट्रल प्लस स्टेट? हमने कहा नहीं भाई नहीं। सेंट्रल प्लस स्टेट गवर्नमेंट प्लस अदर स्टेट गवर्नमेंट प्लस अदर स्टेट गवर्नमेंट, मतलब दो तीन चार पांच स्टेट की गवर्नमेंट मिलके सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मर्ज होके किसी को हथिया लेके 51% तुम्हारे शेयर हमारे हैं, तो वो जो इंस्टीट्यूशन होगा वो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा। अरे बहुत भारी था भाई, आ जाओ समझते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी,
पीएफआई में आएगी। स्पेसिफाइड कंपनी रिफर टू यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, पीएफआई में आएगी। इंस्टीट्यूशन नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, पीएफआई में चला आएगा। कोई भी कंपनी जिसको अंडर सेक्शन 465 बता दिया गया कि भैया सुनो तुम आ जाना हवेली पर, तुम सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में 51% शेयर, चलो इधर आओ, तो तुमने कहा साहब जैसा आप कहें, क्यों? अरे 51% का पेड अप शेयर कैपिटल कंट्रोल है, अपना हाथ खींच लें कंपनी धड़ाम। अब इधर पढ़ते हैं, क्या कंडीशन है, कैसे मानेंगे? हालांकि मैंने आपको ये बताई है, ये कंडीशन ही है, पढ़ लेते हैं। कंडीशन फॉर एन इंस्टीट्यूशन टू बी नोटिफाइड एज पीएफआई। कोई इंस्टीट्यूशन पीएफआई है नहीं है, क्या कंडीशन है? हमने कहा बड़ा सिंपल है, यही वाला है, आओ देख लेते हैं। हाँ जी, सबसे पहला, इस्टेब्लिश हुआ हो अंडर एनी सेंट्रल और स्टेट एक्ट, सेंट्रल स्टेट एक्ट में हुआ हो। दूसरा, नॉट लेस देन 51%, 51% लिखा है, 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल हेल्ड और कंट्रोल्ड। कौन कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्टली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्टली बाय वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट। और कुछ है? हमने कहा नहीं, डन। हाँ भाई, तो लेक्चर नंबर 3 भी हुआ कंप्लीट और ये एक बड़ा सा टॉपिक आप सभी का जय हिंद हो चुका है।